नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वंदे भारत। मैं हूं आंचल और इस शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि राज्यों से जुड़ी तमाम जो बड़ी खबरें हैं वो हम आपके साथ करेंगे साझा। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त वंदे भारत में इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। तो सबसे पहले आज वंदे भारत में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कि किस तरह से जो नक्सलवाद है वो इस वक्त हाशिए पर है और कैसे पुनर्वास की जो योजना है उसमें मुख्य धारा में लौटते हुए नजर आ रहे हैं नक्सली। इस पर होगी विस्तार के साथ बात। फिर आपको लिए चलेंगे हिमाचल प्रदेश, जहां इस वक्त सुक्खू सरकार पर जो खतरे के बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। वजह क्या है, क्यों माउंटेन सिटी गले की फांस बनती हुई नजर आ रही है हिमाचल सरकार के लिए, इस पर भी होगा विचार से मंथन। फिर आपको लिए चलेंगे रंगीलो राजस्थान की, कैसे विकास के पथ पर अग्रसर राजस्थान है, क्योंकि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उससे आर्थिक तौर पर तो मजबूत हो ही रहा है, वहीं कैसे सामरिक तौर पर भी इसे मजबूती मिलेगी, इस पर भी होगी चर्चा। और फिर बात होगी उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर की कि कैसे रेबीज से मुक्त इस शहर को बनाने के लिए अब कमर कस ली गई है, इस पर भी होगा विस्तार के साथ। अब हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए बात करते हैं हम कैसे जो बदलाव की बयार नजर आ रही है जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार की जो निर्णायक रणनीति है अब वो जमीन पर बड़े नतीजे दे रही है। दंतेवाड़ा में 36 इनामी समेत कुल 63 माओवादियों ने हिंसा और हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का ऐतिहासिक फैसला किया है। प्रधानमंत्री की अगुवाई और गृह मंत्री अमित शाह की स्पष्ट नीति के असर से बस्तर अब नक्सल मुक्त भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। लाल आतंक खात्मे की ओर, नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई, मुख्य धारा में लौटते नक्सली। ये तस्वीरें सिर्फ आत्मसमर्पण की नहीं हैं, ये तस्वीरें हैं नक्सलवाद की हार की। दंतेवाड़ा में एक साथ 63 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया। इनमें 36 नक्सली ऐसे हैं जिन पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम था। 18 महिलाएं और 45 पुरुष जो कभी हिंसा की भाषा बोलते थे, आज विकास और संविधान की राह पर लौट आए हैं। यह सरकार की पुनः मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन नीति की ऐतिहासिक सफलता है। आत्मसमर्पण करने वालों में डिविजनल कमेटी सदस्य, एरिया कमेटी सचिव और मिलिट्री कंपनियों के नक्सली भी शामिल हैं। ये माओवादी दक्षिण बस्तर, पश्चिमी बस्तर, अबुझमाड़ और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय थे। सरकार की नीति के तहत सभी को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाएगी और चरणबद्ध तरीके से पुनर्वास किया जाएगा। यह केवल आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि विश्वास, परिवर्तन और नए जीवन की ओर सार्थक कदम है। कुल 63 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें से इनामी माओवादी 36 माओवादी हैं। अगर महिला की बात करें तो महिला 18 और पुरुष 45 माओवादी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। अगर इन पर कुल इनाम की राशि देखी जाए तो 1 करोड़ 19 लाख 50 हज़ार रुपये है। बड़े कैडर्स में अगर देखा जाएगा तो जो माओवादी ने जिन्होंने आत्मसमर्पण किया ये बीजापुर इलाके, नारायणपुर इलाका और फिर कालाहांडी, वहाँ से भी इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे छत्तीसगढ़ की सुशासन सरकार की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है। दंतेवाड़ा जैसे दुर्गम इलाकों में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तेजी से पहुंच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज ये मार्च 2026 में नक्सलवाद को समाप्त करना है और बड़ी तादाद में हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद था, लेकिन आप लोग समाचारों से अवगत होते होंगे कि आज नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, नक्सलवाद का कमर ही टूट गया है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे आत्मसमर्पण इसी राष्ट्रीय संकल्प की पुष्टि कर रहे हैं। जहां कभी लाल आतंक था, वहां अब सड़क, स्कूल, अस्पताल और रोजगार पहुंच रहा है। पहले के नक्सल प्रभावित इलाके अब बंदूक के साए से निकलकर विकास के उजाले की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आखिरकार कैसे पुनः मार्गेम जो पुनर्वास से पुनर्जीवन का ये अभियान है, ये गेम चेंजर साबित हुआ है जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो नक्सलवाद के खिलाफ ये एक बड़ी आशा की किरण, जहां कई बड़े जो माओवादी थे वो मुख्य धारा में शामिल हुए। साथ ही आशा और विश्वास का
प्रतीक बन गया ये अभियान, जहां पुनर्वास और रोजगार से जोड़ा गया है ताकि भविष्य उज्जवल हो पाए माओवादियों का। साफ तौर पर कोशिश सरकार की साथ साथ जो राज्य सरकार है उसकी यही थी कैसे नक्सलवाद को खदेड़ा जाए और जीरो टॉलरेंस नीति जो अपनाई गई है। उसके बाद जिस तरह से इस अभियान के जरिए जो मुख्य धारा से माओवादी जोड़े गए, कोशिश यही थी कि उनका आर्थिक तौर पर सशक्तिकरण हो पाए, वो वापस से सामान्य जीवन जी पाएं और जिस पथ पर अग्रसर है छत्तीसगढ़, जब हम विकास की बात करते हैं उस विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा बेहद जरूरी था। तो लाल आतंक पर पूर्ण विराम लगाने की सरकार की ये कोशिशें अब रंग ला रही हैं, जहां नक्सलवाद को छोड़कर अब जो माओवादी हैं वो विकास की राह में शामिल हो रहे हैं, मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक एक्सेप्टेंस उनको समाज से भी मिल रही है। और तमाम जो योजनाएं चलाई गई जिनमें उन्हें किस तरह से आर्थिक, सामाजिक, रणनीतिक तोड़ा जाए, उस लिहाज से दंतेवाड़ा जो है वो माओवादियों का जो नेटवर्क माना जाता था, एक बहुत बड़ा झटका लगा है जिस तरह से लगातार सरकार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। आने वाले सालों में भी कोशिश यही की जा रही है कि किस तरह से जो अलग अलग और ज़िले हैं छत्तीसगढ़ के, उन्हें भी नक्सलवाद से मुक्त करवा दिया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की और आपको लिए चलते हैं शिमला, जहां के जाठिया देवी में बनने वाली जो नई माउंटेन सिटी है उसके प्रोजेक्ट को लेकर जो स्थानीय लोग हैं अब वो नाराज हैं। इस क्षेत्र के 8 गांव के लोगों ने इस प्रोजेक्ट को स्थगित करने की मांग की और सरकार से इस योजना पर पुनर्विचार करने की भी अपील की है। हाल ही में लोगों ने इसे लेकर लोक निर्माण मंत्री से मुलाकात भी की। क्या है ये पूरी परियोजना, आखिरकार क्यों नाराज हैं लोग, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। शिमला से करीब 20 किलोमीटर दूर जाठिया देवी क्षेत्र में प्रस्तावित 1300 करोड़ रुपए की माउंटेन सिटी अब सिर्फ एक विकास परियोजना नहीं बल्कि गांव और सरकार के बीच टकराव का मुद्दा बनती जा रही है। जिस योजना को प्रदेश की सुक्खू सरकार शिमला की बढ़ती शहरी भीड़-भाड़ का समाधान बता रही है, वहीं विकास के नाम पर इस योजना के खिलाफ अब जाठिया देवी क्षेत्र के दर्जन भर गांव खुलकर खड़े हो गए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत बागी पंचायत के अंतर्गत आने वाले चनान, मझौला, शिल्ली बागी, क्यारगी, औंजी, दनोखर, पंटी और शिल्डू इन 8 गांवों में भूमि अधिग्रहण की तैयारी है। हालांकि कुछ भूमि पहले से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन परियोजना के विस्तार के साथ अब गांव की निजी जमीन भी अधिग्रहण की जद में आ गई है। दिवाली का यहाँ पर इनका काम रहता है जिस पर इनकी आजीविका निर्भर करती है और साथ ही साथ इस अधिग्रहण के बाद इन लोगों को बाहर दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की बात चल रही है, जिसकी भी ये खिलाफत कर रहे हैं। ये मेरे पीछे का आप जो पूरा एरिया देख रहे हैं, ये शिल्ली बागी पंचायत है, जाठिया देवी के तहत आती है और इन पंचायत के करीब 8 गाँव हैं जिनको अधिग्रहण करने की योजना है और सरकार से इन लोगों की मांग यही है कि इस पूरी प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाए और जो भी ये प्रोजेक्ट सरकार लाने की तैयारी में है, माउंटेन सिटी जिसको नाम दिया गया है, इसको यहीं पर स्थगित किया जाए। आंकड़े खुद हालात की गंभीरता बयां कर रहे हैं। गांव चनान की कुल 736 बीघा भूमि में 603 बीघा भूमि ग्रामीणों की निजी मिल्कियत है, जबकि मझौला गांव की 545 बीघा भूमि में से 415 बीघा भूमि लोगों की मालिकी में है। इन्हीं जमीनों पर ग्रामीणों की खेतीबाड़ी है। स्कूल, मंदिर, राशन डिपो, खेल मैदान और रिहायशी इलाके मौजूद हैं, यानी पूरा गांव बसता है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2014 में वे पहले ही करीब 250 बीघा जमीन स्वेच्छा से सरकार को दे चुके हैं, लेकिन अब माउंटेन सिटी का दायरा बढ़ने से अधिग्रहण का दायरा भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। यही वजह है कि लोगों में गहरा रोष है। शिल्ली बागी पंचायत में गठित भूमि अधिग्रहण संघर्ष समिति ने सरकार से साफ शब्दों में इस प्रोजेक्ट को रद्द करने और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से स्थगित करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपनी जमीन और घर की कीमत पर नहीं। बाहर के लोगों को यहाँ लाया जा रहा है और यहाँ के लोगों को जो है यहाँ से उखाड़ा जा रहा है। ये बड़े हैरानी का विषय है, क्योंकि एक ऐसा प्रोजेक्ट तो नहीं है जिस प्रोजेक्ट की वजह से कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास होगा। ये तो एक कमाई का साधन है। वो आश्वासन जरूर देते हैं, मगर जो कार्रवाई होती है वो होती रहती है। इसलिए ये तो गाँव के लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा कि हमने अपना रोजगार बचाना है, अपना संस्कृति बचानी है, अपने पैतृक भूमि को बचाना है। इस परियोजना को हिमुडा हिमाचल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से लागू किया जाना है। विरोध के बीच ग्रामीणों ने हाल ही में लोक निर्माण मंत्री से भी मुलाकात की।
वहीं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भरोसा दिलाया है कि लोगों की रजामंदी के बिना सरकार 1 इंच जमीन भी अधिग्रहित नहीं करेगी। अब जाठिया देवी में लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि अधिकार, भरोसे और भविष्य की है। और देखना यह होगा कि सरकार इस विरोध को सुनेगी या माउंटेन सिटी गांवों पर भारी पड़ेगी। तो किस तरह से अब जो सुखू सरकार है वो मुश्किलों में है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिमला से हमारे संवाददाता धर्मप्रकाश हो रहे हैं। धर्मप्रकाश, हमने आपकी रिपोर्ट देखी तो आखिरकार विकास के नाम पर जो लोगों का जमीन का अपना मालिकाना हक है, अगर उसको छीनने की कोशिश की जा रही है जैसा कि गांव वालों का मानना है, इस पर किस तरह से रोक लग पाएगी और क्या कदम उठाया जाएंगे? अब बिल्कुल आंचल, जो स्थानीय लोग हैं वो इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी नाराज हैं। हालांकि शुरुआत इसकी जो है वो साल 2014 से हो चुकी है। उस वक्त करीब 250 बीघा जमीन में ये प्रोजेक्ट पूरा जो है वो बनना था। कुछ रिहायशी बिल्डिंग्स बननी थी, फ्लैट्स बनने थे। हिमुडा ने ही वो एक्विजिशन भी किया था, लेकिन उसको लेकर ग्रामीणों ने स्वेच्छा से यहाँ पर कुछ जो जमीन है अपनी वो दी थी सरकार को। लेकिन साल दर साल जैसे जैसे वक्त बीतता गया, प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ता गया और अब 250 बीघा जमीन से ये मामला करीब करीब 3000 बीघा जमीन तक पहुंच गया है, जिसमें कि इस पूरे इलाके के जो 8 गांव हैं उनकी पूरी जमीन, पूरे गांव, पूरे जो भी वहां पर स्कूल हैं, संस्थान हैं, राशन डिपो हैं, मंदिर हैं, लोगों के खेत खलिहान है, वो सारा इसमें अधिग्रहित होगा। ऐसी परियोजना है, ऐसी योजना है। हिमाचल प्रदेश लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के सेक्शन 5 के तहत ये पूरी प्रक्रिया जो है वहां पर चल रही है और लोगों का विरोध जो है वो भी लगातार जारी है। 8 गांव जो हमने आपको बताए, वो 8 गांव के करीब करीब 3000 की आबादी, 2 से 3000 के बीच की आबादी यहाँ पर है और ये सभी लोग इस प्रोजेक्ट की खिलाफत कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि सरकार जो है यहाँ पर इसे एक कमाई का जरिया बनाते हुए इस पूरी प्रोजेक्ट को तैयार करके यहाँ के लोगों को किसी और जगह स्थानांतरित करने की तैयारी में है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उस किसी और जगह में हिमाचल के बाहर इनको बसाने की तैयारी हो रही है, जो कि आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। और इसके माध्यम से लोगों का ये कहना है कि यहाँ के लोगों को बाहर करके और बाहर के लोगों को अपनी कमाई के लिए, सरकार की कमाई के लिए यहाँ बसाने की एक परियोजना है, ये प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी बनी हुई है। अब आपत्तियां इसे लेकर लोगों ने दर्ज करवाई हैं, चाहे वो एसडीएम के पास हो, चाहे वो मंत्री के पास हो। अभी हाल ही में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश के, कर्नल धनीराम शांडिल, उनके काफिले को रोक कर उनके आगे भी लोगों ने अपना विरोध जताया था और उनकी तरफ से भी आश्वासन दिया गया था कि लोगों की मर्जी के बिना ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन लोगों को इसमें शक है। शक इसलिए है क्योंकि मंत्री भले ही आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस है वो रुक नहीं रहा। सर्वे कंपनी जो है वो अपना काम कर रही है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं खिलाफत कर रहे हैं। ऐसे में जो सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? देखिए, जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर क्योंकि शिमला ग्रामीण जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर ये क्षेत्र पड़ता है, जाठिया देवी क्षेत्र, और यहाँ के जो विधायक हैं स्थानीय, वो विक्रमादित्य सिंह हैं, लोक निर्माण मंत्री भी हैं। उनसे लोगों ने हाल ही में मुलाकात की थी, उनके सरकारी आवास पर जाकर उनके सामने अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई थी और उनकी तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि अगर लोग नहीं चाहते तो ये अधिग्रहण नहीं होगा, अगर लोग नहीं चाहते तो ये प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ेगी। उनकी तरफ से आज भी, बल्कि आज खुद लोक निर्माण मंत्री इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद जाठिया देवी में एक स्थानीय पंचायत बुलाई गई है, वहां पर स्थानीय लोगों से वो मुलाकात करेंगे और एक बार फिर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों की जो आपत्तियां हैं वो क्या हैं। तो मंत्रियों की तरफ से आश्वासन मिल रहे हैं कि लोगों की मर्जी के बाहर सरकार नहीं जाएगी, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा। और भरोसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो प्रोसेस है हिमुडा के तहत वो रुका नहीं है, वो अभी भी चल रहा है। लगातार प्रोसेस अभी जारी है और ऐसे में उसने हाल ही में दौरा बिल्कुल विकास के नाम पर लोगों के सपनों को ना तोड़ा जाए, यही कोशिश रहनी चाहिए किसी भी राज्य सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनप्रकाश, इन तमाम जानकारियों को शिमला से साझा करने के लिए। वक्त जोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे रंगीलो राजस्थान की। आप जुड़े रहिए वंदे भारत के साथ। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब 25 साल के प्रत्युष का किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 12 लाख का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम। शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत। और आइए बात करते हैं राजस्थान की, जहां राजस्थान में किस तरह से जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूत करने के लिए बड़े निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, जो राजस्थान खंड में सड़क कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहा है। 12 नए स्टेशन को ऑल वेदर 2 लेन सड़कों से जोड़ने का कार्य इस वक्त मिशन मोड पर है। परियोजनाओं के पूरा होने से माल परिवहन तेज, सुगम और किफायती होगा। साथ ही जो औद्योगिक विकास है उसे नई गति मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। हो रहा ऐतिहासिक बदलाव, विकास की रफ्तार पर प्रदेश सवार, लॉजिस्टिक क्षेत्र में बढ़ता कद। जी हां, हम बात कर रहे आज तेज गति से विकास की ओर बढ़ते राजस्थान की। इसी कड़ी में पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत 112 करोड़ रुपए की लागत से 59 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की प्रमुख धुरी माने जाने वाले पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत सभी स्टेशनों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिससे माल परिवहन अब और भी सुगम, तेज और किफायती होगा। किसी भी स्टेट के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन होता है, और राजस्थान वैसे अभी तक बहुत ज्यादा औद्योगिक विकास नहीं कर पाया था, लेकिन इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के आने के पश्चात राजस्थान के अधिकतम जिले इससे जुड़ जाएंगे और इनके माल का मूवमेंट बहुत सस्ता हो जाएगा। दूसरे राज्यों में अभी तक कच्चा माल भेजते, तो अभी तैयार माल करके यहाँ से भेजने की प्लानिंग राजस्थान सरकार की है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए बहुत फायदा फ्यूचर में होगा। फिलहाल 12 नए स्टेशनों के साथ पहले सड़क से वंचित क्षेत्रों को जोड़ने का काम तेजी से प्रगति पर है। किशनगढ़, मारवाड़ जंक्शन और बनास जैसे प्रमुख स्टेशनों तक सड़क निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष 8 स्टेशनों तक सड़कें बनाने का काम जारी है। यह परियोजना औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार उत्पादों के परिवहन में सुविधा देने के साथ साथ लॉजिस्टिक लागत में भी कमी लाएगी। जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो आ रहा है, ये आने वाले समय में पश्चिमी राजस्थान, विशेषकर जो मारवाड़ जंक्शन के पास से जो निकल रहा है, उसका पूरा ये परिदृश्य बदल देगा। टेक्सटाइल उद्योग, स्टील उद्योग, यहाँ पे बड़ी उद्योगों के आने की प्रबल संभावना है। वो फ्रेट कॉरिडोर आने के बाद बहुत आएगी और इस क्षेत्र का रोजगार के नजरिए से, हर नजर से बहुत विकास होने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रदेश में अन्य महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 से बधाल DFCC टर्मिनल को जोड़ने के साथ ही बागाबास बाईपास और मंडारी को औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने के काम भी तेजी से चल रहे हैं। वहीं 1504 किलोमीटर लंबे पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 564 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है, जहां 18 नए फ्रेट स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। बहरहाल राजस्थान की औद्योगिक प्रगति को नई दिशा देने वाली इस परियोजना से प्रदेश के विकास को गति मिलती नजर आ रही है। तो ये फ्रेट कॉरिडोर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है, जहां पर हम औद्योगिक विकास में तेजी की बात तो कर ही रहे हैं, वहीं निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा यहाँ पर। और कैसे जो तमाम कृषि उत्पाद हैं उनकी पहुँच को और कुशल बनाया जाएगा, जो तमाम प्रमुख बंदरगाह हैं यानी कि पोर्ट्स हैं उससे जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ जिस लॉजिस्टिक्स की लगातार बात की जा रही है उसकी लागत में कमी आएगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। अब इस फ्रेट कॉरिडोर से जिस
नई क्रांति का जिक्र हम कर रहे हैं उसमें एक्सपोर्ट के बढ़ावे के साथ साथ, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी को पुरजोर तरीके से जोड़ा जा रहा है। जो जब भी प्रधानमंत्री किसी मल्टीलैटरल फोरम पर जाते हैं, उनकी कोशिश होती है कि कैसे किसी देश की प्रगति को आंका जाता है, जिसमें आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और आपकी कनेक्टिविटी और नेटवर्क का एक पूरा ताना बाना है वो कितना मजबूत है। हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं इस वक्त लक्ष्य आर्य। लक्ष्य, हमने आपकी रिपोर्ट देखी और ख़ास तौर पर ये फ्रेट कॉरिडोर कितना बड़ा युगांतकारी कदम साबित होगा जब हम औद्योगिक विकास के साथ साथ बात करते हैं निर्यात को बढ़ाने के लिए। आंचल, मुझे लगता है कि केंद्र के समन्वय के साथ में राजस्थान न केवल विकसित राजस्थान बल्कि विकसित भारत की नींव गढ़ रहा है, और उसमें अर्थव्यवस्था के साथ में जो औद्योगिकरण है वो एक अहम भूमिका निभाता है, ये हम सभी जानते हैं। कॉरिडोर के माध्यम से किस प्रकार, अब जिस प्रकार से नए निवेश राजस्थान में आमंत्रित किए जा रहे हैं, नई फैक्ट्रीज, नए उद्योग लगने को तैयार हैं, अब उन उद्योग को किस प्रकार गति मिले, तो ये उसका उत्तर है कि ये वेस्टर्न डेडिकेटेड जो फ्राइट कॉरिडोर है उसके माध्यम से जो न केवल रॉ मटेरियल है यानी कच्चा माल है उसकी आवाजाही सुगम होगी, बल्कि जो फिनिश गुड है उसको किस प्रकार बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके और उसका जो निर्यात है वो विदेशों में पहुंचाया जा सके, उसकी सुगमता भी इस कॉरिडोर से सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार आज पूरे देश भर में अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि जो पश्चिमी भारत नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी राजस्थान का अब एक विकसित राजस्थान का नाम लिया जाता है। लगातार नए निवेश राजस्थान में आ रहे हैं, परंतु उनके सुगमता के लिए जो फ्राइट कॉरिडोर है, क्योंकि 112 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा, वहीं 12 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। और जो बात है आजकल यहाँ की 12 स्टेशन वो हैं जिन पे राज्य सरकार लगातार काम कर रही है और इसी विकास को जब हम नए आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ते हैं तो रोजगार के भी नए मोर्चे सामने आते हैं और कैसे एक अलग ही स्वरूप निकलकर सामने आएगा राजस्थान का। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य इन तमाम जानकारियों को मुझे साझा करने के लिए। और आइए अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां बात हम करने वाले हैं सहारनपुर की। और क्यों इसके बारे में बात करें कि कैसे अब ये जो शहर है वो रेबीज फ्री बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि नगर निगम ने कुत्तों के टीकाकरण के अभियान की यहां शुरुआत कर दी। राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एंटी रेबीज वैक्सीनेशन अभियान का आगाज किया गया और इस अभियान का लक्ष्य शहर के लगभग 40,000 जो कुत्ते हैं उन्हें कवर करना है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस अभियान के जरिए लगभग 300 दिनों में पूरे शहर को कवर किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। वुडक्राफ्ट कैपिटल ऑफ इंडिया यानी सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अब यह शहर एक नया इतिहास रचने की ओर है। जी हां, सहारनपुर अब प्रदेश का पहला एंटी रेबीज शहर बनने की ओर है। सहारनपुर महानगर को प्रदेश का पहला एंटी रेबीज शहर बनाने की दिशा में नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अब सहारनपुर में कुत्तों के लिए एंटी रेबीज वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का लक्ष्य शहर के लगभग 40,000 कुत्तों को कवर करना है। महापौर डॉक्टर अजय कुमार और नगरायुक्त शीपू गिरी ने नगर निगम परिसर से इस अभियान की शुरुआत की। महापौर ने बताया कि भारत सरकार का उद्देश्य 2030 तक भारत को रेबीज मुक्त बनाना है और कुत्तों के काटने से होने वाली मौतों को शून्य पर लाना है। इस दिशा में सहारनपुर प्रदेश का पहला महानगर बनकर एक ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। पूरे देश भर का एक संकल्प है कि 2030 तक भारत को रेबीज मुक्त करना है। इसी क्रम में नगर निगमों में भी अभियान शुरू किए गए। हम लोग की 5 टीम लगातार रोज टीकाकरण कर रही है और ये अभियान लगभग 300 दिन तक चलेगा, जिसमें हम लोग 1 वर्ष के बाद बूस्टर डोज भी लगाएंगे और शाम को एंटी रेबीज टीकाकरण का कार्यक्रम पूरा। तो सहारनपुर बनेगा प्रदेश का पहला रेबीज फ्री सिटी, जहां पर रेबीज की नो एंट्री होगी और इसीलिए एंटी रेबीज वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। 300 दिन में 70 वार्ड कवर होंगे और कुत्तों को वैक्सीनेशन के साथ साथ बूस्टर डोज भी दिया जाएगा। 2030 के लक्ष्य का जिक्र हमने कर ही दिया कि रेबीज मुक्त बनाना है भारत को और डॉग फीडिंग पॉइंट्स के कार्य में भी तेजी लाई जाएगी। इसी पर बात करेंगे, सहारनपुर से विजयंत सिंह जुड़ गए हैं। विजयंत, तो सहारनपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि किस तरह से जब हम रेबीज मुक्त जिला बनाने की बात कर रहे हैं सहारनपुर को और अभियान मिशन मोड में चल रहा है। विजयंत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आपकी आवाज यहाँ आ रही है जी। सहारनपुर महानगर को प्रदेश का पहला रेबीज शहर बनाने की दिशा में नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय नियंत्रण रेबीज कार्यक्रम के तहत कुत्तों का वैक्सीनेशन किया जाएगा।
नगर आयुक्त शिपुगिरी महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने इस अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान यहाँ युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है जी। इसमें 5 टीमों को लगाया गया है और 4 दिन में एक वार्ड कवर किया जाएगा। इसके अनुसार करीब 300 दिन में पूरे शहर के 40,000 कुत्तों का वैक्सीनेशन किया जाना है जी। इस वैक्सीनेशन के बाद, कुत्ते के वैक्सीनेशन के बाद उस पे एक विष रहित मार्का लगाया जाएगा गले में, ताकि उसकी पहचान की जा सके इस कुत्ते का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया विजयंत इन तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आज वंदे भारत में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कुछ अलग राज्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हम हाजिर होंगे डीडी न्यूज़ के इसी मंच पर। दीजिए इजाजत।